नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनमें मैंने एनसीईआरटी और आपकी पर्यावरण पेडागॉजी यानी दोनों से कुछ प्रश्न शामिल किए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। दोस्तों ये पर्यावरण एनसीईआरटी का प्रश्न है और मैंने एनसीईआरटी की कक्षा 3 और कक्षा 4 के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। एक वीडियो में दोनों कक्षाओं को मैंने कंप्लीट करवा दिया है और कक्षा 5 की जो अगली वीडियो वो आपको कल तक मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने वो अभी 2 वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां जाके वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए, यानी सही कथन कौन सा है। तो ए पार्ट, यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी, यहां की स्थानीय भाषा अरबी है। और डी, अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो आप बताइए कौन कौन से हैं। तो पहले ए देखते हैं, यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही है। बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, यह भी सही है। यहां की स्थानीय भाषा अरबी है, यह भी सही है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार नहीं दिरहम कहते हैं, याद रखिएगा, दिरहम। मैंने बताया भी था आपको क्लास, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो देख लीजिए और आपको उनकी फ्री नोट्स भी मिल जाएगी। अभी 5वीं कक्षा जब कंप्लीट कर दी जाएगी ईवीएस की, एनसीईआरटी की, तो आपको तीनों की नोट्स एकदम साथ में बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर देख लीजिए कौन सा है, कि जो ये अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। ये आपका गलत हो गया, बाकी ऊपर के तीनों सही है। तो सही देख लीजिए, ए, बी और सी किसमें है, डी पार्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यहां पर कदमों नहीं कथनों है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु यानी उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बी, यानी दूसरा पार्ट, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और चौथा, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है, देख लीजिए। तो पहला बिल्कुल सही है, ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तीसरा, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, यह भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। बस ये आपका दूसरा गलत है, यह लिपि 8 नहीं 6 यानी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन से सही है। पहला, तीसरा, चौथा, 3 सही है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा किसमें है, ए पार्ट में। तो कौन सा सही हो गया, पहला, तीसरा और चौथा ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों ये पर्यावरण पेडागॉजी का प्रश्न है। तो पेडागॉजी की क्लास मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दी थी, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक में ऐड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। बी, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। सी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। और डी है आपका शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन है कि अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहां पर आ जाए कि भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता। रचनात्मक आकलन दोस्तों क्या होता है, तो इसको पहले ध्यान से समझ लीजिए। रचनात्मक आकलन उसे कहते हैं जैसे आप बच्चे को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते ही आप बच्चों से प्रश्न पूछते जाएं, यानी पाठ पढ़ाते पढ़ाते आप उसी समय, जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसी समय बच्चों से प्रश्न पूछना रचनात्मक आकलन कहलाता है। तो रचनात्मक आकलन शामिल किसको नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है किसको शामिल नहीं करता। ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग।
बी शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, सी शिक्षण में कमियों की पहचान, डी शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा। तो दोस्तों शिक्षार्थियों के सीखने के बढ़ावा को शामिल करता है, शिक्षण में कमियों की पहचान को भी शामिल करता है, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान इसको भी शामिल करता है। लेकिन आपका ये जो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को, ये रचनात्मक आकलन शामिल नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। पूछ रहा है ना, नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं कौन कौन से? ए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, बी ग्रंथालय, ध्यान दीजिएगा यहां पे है ग्रंथालय, सी सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप जान ही गए होंगे कि उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये आपकी सीखने के प्रमुख संसाधन में सब आ जाते हैं। पुस्तकालय, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे छठा प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, ध्यान दीजिएगा पूछ रहा है कौन सी तकनीक है, एक कौन सी तकनीक है? तो ए सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी इकाई मूल्यांकन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत मतलब लगातार आकलन और व्यापक मतलब संपूर्ण योग्यताओं का आकलन। बच्चे के अंदर चाहे संगीत वाली योग्यता हो, खेल वाली योग्यता हो, किसी विषय को लेकर योग्यता हो, यानी संपूर्ण योग्यताओं का आकलन आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और सतत मूल्यांकन यानी लगातार जो मूल्यांकन चलता है, तो उसकी एक तकनीक कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि आप बच्चों की जो कमियां हैं उनकी पहचान करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर जो समुदाय है वो एक सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, बी यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, सी इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, डी यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इसमें सही तो चारों हैं, लेकिन आपको कौन सा देखना है जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है डी यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। मैंने बताया था जहां पर आ जाए अवसर उपलब्ध कराना, ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है। बिल्कुल आंसर पॉजिटिव होगा और सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा प्रश्न में पूछ क्या रहा है। ए बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, बी शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, और सी बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और आपका डी ऑप्शन है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो दोस्तों पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक टैग वर्ड बताया था कि ही, केवल, मात्र, ये तीनों शब्द जहां पर आ जाए वो निगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर नहीं, संपूर्ण पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। यहां पे केवल लग गया इसलिए ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, दोस्तों ये भी आपका प्रश्न सीटेट 2016 में पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए कि जो बगुला होता है भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, बी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, सी बगुला भैंस को डराना चाहता है, और आपका डी ऑप्शन बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध। सहजीवी का मतलब होता है कि बगुला एक जीव दूसरे जीव पर आंशिक रूप से आश्रित हो और अपने जीवन का निर्वाह करता हो, वही होता है क्या? सहजीवी। ध्यान दीजिएगा। तो बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार
और फर्श को लीपा जाता है क्योंकि उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, बी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, सी कीटों को दूर रखने के लिए और आपका डी ऑप्शन खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो दोस्तों इसमें सही कौन सा होगा? सी पार्ट। यानी गाय का गोबर जो फर्श और दीवारों पर लीपा जाता है तो कीटों को दूर रखने के लिए, जो कीड़े होते हैं उनको दूर रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए भोजन, बी सौरमंडल, सी मौसम, डी ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए भोजन। आपके जो पर्यावरण की थीम है एनसीएफ 2005 के अनुसार वो है भोजन, और ये सौर मंडल और मौसम आ जाते हैं भूगोल की थीम में, ठीक है। और ऊर्जा आपकी कौन सी आ जाती है? साइंस की थीम में। इनको ध्यान दीजिएगा, भोजन आपका पर्यावरण का थीम है एनसीएफ 2005 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित यानी सुरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि, देखेंगे ए पार्ट, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, बी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, और सी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, और आपका डी ऑप्शन कम तापमान पर भोजन का जो नमी तत्व है वो घट जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए और बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है आपका बी पार्ट, कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रोगाणु नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन है बी पार्ट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।